हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया मंसूर अली खान ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वेलकम शो मंसूर। मेरा आपसे सवाल ये है कि इस वक्त जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन पूरे मुल्क में बनी है, जिसमें जो जलसे अभी दो हुए कराची और गुजरांवाला का, इस सारी सिचुएशन में जो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया, जनरल साहब से भी पहले मैं यही बात कर रहा था, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है अपोजिशन की जानिब से जो बिल्ड किया गया है, स्पेशली नून लीग की जानिब से, जिसमें थोड़ी सी हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मॉडरेट होकर चल रही है। आप ये बताइए, जानना मैं आपसे ये चाहता हूँ कि ये जो एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है, क्या ओवरऑल ये हमारी पॉलिटिक्स को और हमारे इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने की जानिब बढ़ रहा है, या ये इवेंचुअली इसको डैमेज में रिजल्ट इसका निकलेगा? देखिए, मेरे ख्याल में सारी सूरत हाल के अंदर जितने भी इस मामले में फरीक हैं, चाहे वो अपोजिशन हो, हुकूमत हो या फौज का इदारा हो, मेरे ख्याल में सभी जो है वो एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट की तरफ मूव हो रहे हैं। सारे प्लेयर्स को जो है वो बैठ के अपने ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जो है अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को एक दफा रीथिंक करने की जरूरत है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये तीनों फरीक जो है लग इस तरह रहा है कि एक दूसरे को स्पेस देने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है, एक दूसरे की बात सुनने के लिए राजी नहीं है। जहां तक ऑपोजिशन की बात है, ऑपोजिशन ये समझती है कि इस नैरेटिव को बिल्ड करके हम 73 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर एक नई आइडियोलॉजी लेकर आ रहे हैं जो इससे पहले कभी डिस्कस नहीं हुई। ये प्रॉब्लम हमेशा रही है, लेकिन इससे पहले कभी इसके ऊपर बात नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये समझती है कि दरअसल में इस आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के पीछे इनके मकासद कुछ और हैं। इनके मकासद सिर्फ ये हैं कि अपने केसेस खत्म कराना चाहते हैं और अदालतों से अपने आप को बरी करवाना चाहते हैं, किसी तरह NRO इनको मिल जाए और ये मामला यहीं पे ठप हो जाए। फौज भी यही समझती है कि दरअसल में ये दोनों सियासी फरीक जो हैं आपस में इस लड़ाई के अंदर बिला वजह हमारे ऊपर कीचड़ को उछालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तीनों मेरे ख्याल में फरीक इस वक्त जो है जिस चीज की सवेर कमी है वो ये है कि आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, आपस में किसी किस्म का तबादला ख्याल नहीं हो रहा, मामला को हल करने के लिए कोशिश नहीं की जा रही, और इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर खड़े होकर ये नहीं सोच रहे कि सारी चीजों के दौरान नुकसान सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क का होगा, नुकसान सिर्फ और सिर्फ आवाम का होगा। इन तीनों को एक टेबल के ऊपर बैठ के गुफ्तगू करने की जरूरत है, चूंकि बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो कभी मसाइल का हल नहीं होती, लेकिन जब फरीक टेबल पे बैठ के गुफ्तगू करते हैं तो मसाइल का हल निकल सकता है। मंसूर, ये बताइएगा कि अगर ये जो अपोजिशन PDM के बैनर तले एक प्रोटेस्ट कर रही है, इस पे अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि इनका वन लाइनर क्या है, व्हाट डू दे डिमांड, व्हाट इज़ द वन डिमांड दैट दे हैव? मतलब इनकी डिमांड ये है कि वज़ीर-ए-आज़म घर चले जाएं, इनकी डिमांड ये है कि पूरी की पूरी उनकी गवर्नमेंट घर चली जाए, इनकी डिमांड ये है कि इदारों से मसला है, इनकी डिमांड ये है कि किरदारों से मसला है, इनकी डिमांड एक तरफा एहतसाब से है, डिमांड है क्या? मैं नहीं इसको समझ पाया, आप अगर समझ पाए तो प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, इनकी डिमांड जो है वो सीधी साधी यही है कि इस मुल्क के अंदर जो 2018 के इंतखाबात हुए थे वो एक ऐसे शख्स को ला के प्राइम मिनिस्टर की सीट के ऊपर बिठा दिया गया था जो डिजर्व नहीं करता था। शायद उसने सही तरह वोट हासिल नहीं किए थे और उसको वोट दिलवाए गए थे, और जो इन लोगों के वोट थे उनको सही वो इज्जत नहीं मिली। ये उनका मौक़िफ़ है, ये सही है या गलत मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। और दूसरी बात ये है कि इनका जो असल नुक्ता है आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले मुस्तक़बिल के लिए, पाकिस्तान के लिए, वो यही है कि कौन वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाएगा और कौन नहीं जाएगा, किसकी हुकूमत बनेगी, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मुल्क के अवाम करें, ना कि कोई इदारा करे, ना उसके लोग करें, ना उसके ऑफिसर्स करें, और इस सिलसिले से अपने आप को दूर कर लें। बेशक वो काबिल एहतराम है, बेशक वो अपना काम करें, ये नहीं है कि उनके सदर के अंदर किसी किस्म की कोई कमी होती है, लेकिन उनका इस सारे मामले से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये आज भी ये समझते हैं कि नहीं, हर मामले के अंदर जो है वो इदारा पार्टिसिपेट करता है, इदारा अपना किरदार अदा करता है, उसका किरदार नहीं होना चाहिए। ऑपोजिशन जाने और हुकूमत जाने, हम इनके साथ मामला खुद तय कर लेंगे, चाहे वो असेंबली के अंदर हो या असेंबली के बाहर हो। फौज के इदारे को जो है वो किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्या कोई लेना देना है या नहीं, ऑब्वियसली एक डिबेटेबल बात है, इसके ऊपर एक बड़ी लंबी कमेंट्री हो सकती है। अच्छा मंसूर, ये बताएं कि ये जो सारा नैरेटिव बिल्ड किया अपोजिशन ने, स्पेशली नून लीग ने, पाकिस्तान की अदालतें जो हमारी अदलिया है वो उनको कह रही है कि जी आप वापस आएँ पाकिस्तान, आके अपने केसेस का सामना करें। जब नवाज शरीफ वहाँ बैठ के इतनी धुआंधार किस्म की तकारीर करेंगे और इस किस्म का नैरेटिव बिल्ड करेंगे और वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे, अदालतों का सामना नहीं करेंगे, तो वेयर डू ही स्टैंड्स ऑन दोज मॉरल ग्राउंड्स वेयर ही इज़ फाइटिंग फॉर, अगेंस्ट ही इज़ फाइटिंग फॉर? इसके बारे में मुस्लिम लीग नून ये कहती है, ये उनका मानना है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर माहौल बना हुआ है, उनको इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। उनको ये लगता है कि हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, हमारी पार्टी को बैन करने की बातें की जा रही हैं। जब एक फेडरल मिनिस्टर शेख रशीद ये कहे कि मुस्लिम लीग नून को बैन हो जाना चाहिए, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या उसके कायद को मुल्क में वापस आना चाहिए, इस वक्त क्या नहीं आना चाहिए। वो अपने जब डिस्कशन के अंदर बैठते हैं तो वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ से बड़ा लीडर ही आज कोई नहीं है इस मुल्क के लिए, और अगर उसको जितनी उसकी हिफाजत की जाए, चाहे वो सेहत के लिहाज से हो या सियासी तौर पे हो,
उसकी हिफाजत की जानी चाहिए। उसका ताल्लुक जो है अपने अवाम के साथ इन तकारीर के जरिए कायम रहेगा। आज सोशल मीडिया का दौर है, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बेशक उनकी तकारीर ना दिखाई जाए पेमरा की रूलिंग के मुताबिक, लेकिन इसके बावजूद जो है उनकी तकारीर जो है वो घर घर पहुंच जाती हैं। जिस तरह मरियम नवाज ने कल अपनी स्पीच के अंदर भी ये कहा कि आप इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि बेशक आपने उनकी तकारीर जो है वो टीवी पे नहीं दिखाई, लेकिन फिर भी उनकी पूरी तकरीर को आप डायसेक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में बात भी कर रहे हैं। इसका मतलब है आपने भी छुप के वो पूरी तकरीर सुनी है। तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि बेशक उन तकरीरों को सेंसर कर दिया जाए, ना सुनाया जाए, लेकिन फिर भी वो और उनके वोटर के दरमियान जो राब्ता है वो हमेशा कायम रहेगा। और बेहतर यही है कि इस वक्त जो सियासी माहौल मुल्क के अंदर मौजूद है उसके अंदर नवाज शरीफ साहब को वापस नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये बताएं पीडीएम का फ्यूचर क्या देखते हैं आप, डेमोक्रेटिक अलायंस का? मेरे ख्याल में ये बड़ा एक पेचीदा सवाल है, क्योंकि मेरी नजर में अभी मैच का सिर्फ पहले 10 ओवर खेल रहे हैं हम लोग, और मैच अभी बहुत बाकी है। अभी पहली इनिंग चल रही है, पहले 10 ओवर है, पावर प्ले चल रहा है। दोनों साइड जो है वो धुआंधार किस्म की बॉलिंग भी कर रही है और बैटिंग भी कर रही है। बैट्समैन जो है वो छक्का लगाने के लिए बॉल हवा में भी उठाते हैं, हो सकता है कोई कैच आउट हो जाए, हो सकता है छक्का लग जाए। तो इसलिए अभी इनिशियली ये कहना बहुत मुश्किल है। हो सकता है आगे चल के कोई ऐसी आपस में दरारें पड़ जाएं इस इत्तेहाद के अंदर कि ये सारा कुछ ही पारा पारा हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिस तरह हमने रिजर्वेशन देखी है, हमने देखा है कि वो सिंध हुकूमत से रिजाइन नहीं करेंगे। तो क्या ऐसे पॉइंट के ऊपर कहानी जाएगी जहां पे इनको नेशनल असेंबली से रिजाइन करना पड़े, या मुस्लिम लीग नून को सूबाई असेंबली से और नेशनल असेंबली दोनों से रिजाइन करना पड़े, ताकि सेनेट के आने वाले जो इलेक्शन रहते हैं साथ उनको सबटाज कर दिया जाए। जब आपका पूरा जो है इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं होगा तो सेनेट के इलेक्शन किस तरह होंगे? मामला अभी बहुत दूर है। मेरे ख्याल में किसी चीज को भी इस सिलसिले में प्रेडिक्ट करना कि जनाब ये इत्तेहाद जो है ये अगले 2 माह के अंदर बहुत बड़ी कोई तब्दीली ले आएगा, या जिस तरह उनके रहनुमा कहते हैं कि दिसंबर नहीं आएगा, जनवरी नहीं आएगा, मामला दिसंबर में खत्म हो जाएंगे, मेरे ख्याल में अभी बड़ी फार फेच किस्म की थिंकिंग है। और इसके बारे में प्रिडिक्ट कर देना कि जनाब बाकी ऐसा होगा, ये बड़ा कबल उस वक्त होगा। मौलाना फजलुर रहमान इसके जो सरबराह हैं, रूह रवां है पीडीएम के, उनका फ्यूचर क्या देखते हैं? मौलाना साहब ने तो सीट भी खो दी है, 8 या गालिबा 9 सीटें उनके पास, उनकी पार्टी के पास। सो वो वेयर डू ही स्टैंड्स? मौलाना साहब का कहीं पावर जो है, या जो उनकी जो फोर्स है, जो उनके पास लोग पढ़ने आते हैं, या जो उनके मदरसे चल रहे हैं, या उनके जो पार्टी कारकुनान हैं, आप जो भी चाहे उसको नाम दे लें, आपको लगता है कि मौलाना साहब विल गेन एनीथिंग आउट ऑफ इट? देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा कि हम लोग अक्सर सियासी जमातों के हवाले से ये समझते हैं कि इनकी पार्लियामेंट के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और इसकी वजह से क्या ये एक्चुअली कोई इम्पैक्ट कर पाएंगे या नहीं। इसकी एग्जांपल मैं मौलाना ताहिरुल कादरी साहब के हवाले से दूंगा कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी जब 2 दफा उन्होंने धरना दिया था तो दोनों दफा ही पार्लियामेंट के अंदर नहीं मौजूद थे, एक भी सीट नहीं थी उनके पास, लेकिन इसके बावजूद उनका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग था। लोग जॉक उनके साथ आके धरने में बैठते थे और उस वक्त की हुकूमतों को मजबूर करते थे कि वो आके उनसे निगोशिएट करें, टेबल के ऊपर बैठ के उनसे बात करें। वो कहते थे कि जनाब मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर अंदर ये सब कुछ हो जाना चाहिए, 15 मिनट के अंदर अंदर केबल ऑन हो जानी चाहिए। अगर केबल बंद हुई है तो माजरत के साथ हुकूमत को उनकी बात सुननी पड़ती थी। तो मौलाना फजलुर रहमान की चाहे पार्लियामेंट के अंदर स्ट्रेंथ हो या ना हो, लेकिन उनका एक वोट बैंक है, उनका एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे एक किरदार जरूर है। और इस वक्त जाहिर बात है पूरी पीडीएम की जो तहरीक है उसको वो लीड कर रहे हैं। अगर कोई ये कहे कि मौलाना साहब जो है वो पाकिस्तानी सियासत के लिए जो है वो अब कोई ताल्लुक नहीं रखते या उनका कोई नामो निशान नहीं है, तो ये गलत होगा। उनकी सियासत से इख्तलाफ किया जा सकता है, बल्कि मैं खुद उनकी बहुत सी बातों से इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन चाहे अफसोस के साथ कहें या खुशी के साथ कहें, बट रियलिटी चेक यही है कि वो मैटर करते हैं, वो लोगों को निकाल सकते हैं, वो आके सड़कें बंद करवा सकते हैं। और क्या आप उनको काउंटर कर सकते हैं या नहीं, वो तो सारी बात है हुकूमत की स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि मौलाना फजलुर रहमान जो है बिल्कुल पाकिस्तानी सियासत के लिए बहुत गैर मौसर हो चुके हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन टू यू मंसूर। सवाल ये है कि गवर्नमेंट कौन सा ऐसा एक स्टेप ले ले, ऐसा एक इनिशिएटिव ले ले कि चीज़ें काफ़ी हद तक उसके कंट्रोल में आ जाएं, आवाम के आगे भी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के आगे भी? मेरे ख्याल में the only word that needs to circulate in front of the Prime Minister is महंगाई। महंगाई इस वक्त एक सबसे बड़ी ऑपोजिशन है इस हुकूमत के सामने। ना वो नवाज शरीफ है, ना मरियम नवाज है, ना बिलावल, ना मौलाना फजलुर रहमान। महंगाई एक सबसे बड़ा जिन है, एक ऐसा दुश्मन है इस हुकूमत का जिसके ऊपर काबू पाना पिछले 2 साल से नामुमकिन हुआ है। और वजीर आजम ने अब तक पता नहीं कितनी मीटिंग्स कर ली हैं, कितने वर्क फोर्सेस बना दिए, टास्क फोर्स बना दी हैं, कितनी काबीना के इजलास हो चुके हैं इस महंगाई पर काबू पाने के लिए, लेकिन कहीं पे भी अनकरीब में कोई किसी किस्म का इसका हल नजर नहीं आ रहा। अगर ये जिन अगले 2 महीने में काबू ना किया गया और जनवरी के अंदर जिस तरह एक फाइनल पुश करना चाह रही है पीडीएम, और तब तक अगर कोई हालात कोई काबू में ना आए, तो फिर मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए वाकई मसाइल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिएगा,
یہ تمام قیادت جو اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں کرتی ہے یا فوج کو یا ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ بے شک اپنے اس نیریٹو پہ رہے، لیکن پنڈال کے اندر جو عوام موجود ہے وہ اس نعرے کی وجہ سے نہیں آئی بلکہ مہنگائی کی وجہ سے آئی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ منصور علی خان صاحب موجود تھے، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ منصور